नमस्कार, स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौर में शुरू की गई अनिवार्य एफआईआर व्यवस्था का जन्म एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब केंद्र सरकार से लेकर मांग कर डाली है कि हमारी सरकार के दौर में शुरू की गई अनिवार्य एफआईआर व्यवस्था को देश भर में लागू किया जाए। तो वहीं राजस्थान सरकार से भी इस नीति को जारी रखने की मांग कर डाली गई है। गहलोत ने ट्वीट करके यह भी कहा कि इससे एफआईआर के आंकड़े बढ़े थे और हमें राजनीतिक नुकसान हुआ, लेकिन इस नीति से पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हुआ था। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र सरकार से पत्र लिखकर इसे लागू करने की मांग की थी, लेकिन इसे नहीं माना गया था। ऐसे में प्रश्नकाल में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या अनिवार्य एफआईआर व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं है क्या, और यदि इसे लागू कर दिया जाए तो क्या वाकई में पीड़ितों को न्याय मिल जाएगा, और ये क्या वाकई में न्याय देने में काफी है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में योगेंद्र जोशी जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व आरपीएस अधिकारी है राजस्थान पुलिस के, और हमारे साथ में प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। कुछ देर में हमारे साथ में राजेश चौधरी जी भी जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। फिलहाल योगेंद्र जी और प्रियदर्शी जी, आपका बहुत स्वागत है दोनों का। नमस्ते। नमस्ते। प्रियदर्शी जी, सबसे पहले आप ही से पूछ लेता हूं मैं, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं जितनी मुझे जानकारी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अब आज एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि यदि अनिवार्य एफआईआर व्यवस्था लागू हो जाए तो पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। तो क्या अभी फिलहाल जो न्याय की व्यवस्था है उसमें खामियां है, आपको ये लगता है? देखिए, माननीय अशोक गहलोत साहब के राज में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना था जहां पर अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज होना सरकार ने तय किया था। पहली बार ही ऐसा हुआ था जहां आपको थाने के अंदर स्वागत केंद्र मिले थे। किसी भी पीड़ित को थाने में जाने से किसी भी तरीके से भय पैदा नहीं हो, उसको अपनापन दिखे और उसको ऐसा लगे कि वास्तव में पुलिस उसकी मदद के लिए बैठी है। इसलिए सबसे पहले तो जो कोई भी पीड़ित जाता था तो उसको स्वागत कक्ष में बैठाकर उसका स्वागत किया जाता था। उसका शांति से उसकी समस्या का जो होता है वो पूछी जाती थी, और फिर आवश्यक रूप से उसके अनिवार्य रूप से उसकी एफआईआर दर्ज करी थी। और उसके साथ साथ में माननीय अशोक गहलोत साहब ने यह भी प्रावधान रखा था कि अगर कोई व्यक्ति थाने नहीं जाता, अगर एसपी साहब के पास में भी चले जाता है तो भी वहां पर भी उसको एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन आज आप देख लीजिए, उससे बिल्कुल विकट परिस्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जो अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज कराने से जो आंकड़े बढ़े थे, माननीय अशोक गहलोत साहब भी बोल रहे थे और हम सब भी बोल रहे थे उस समय कि जब एफआईआर दर्ज सभी की हो रही है, जांच के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तो ये जो आंकड़े बढ़े हैं एफआईआरों को, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी एक गलत मैसेज जनता में क्यों प्रचारित कर रही है कि अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। जबकि वास्तविकता अगर हम देखें तो माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की थी, उस समय लोग थाने में जाने से डरते थे और आज भी थाने से लोग जाने से डर रहे हैं। उस समय जो प्रियदर्शी जी, ये कैसा तर्क है कि आपकी सरकार ने अनिवार्य एफआईआर व्यवस्था शुरू कर दी तो लोगों को थाने में घुसने से गुरेज नहीं था, स्वागत उनका होता था? ये कौन सा तर्क है सर? मुझे तो समझ नहीं आता। मैं उसके आपको वही क्लियर कर रहा था ना। मेरी बात इस चीज से साबित हो जाती है कि माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी के कार्यकाल में और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन दोनों के अंदर आप देख लीजिए, जो इस तरह से कोर्ट के माध्यम से जो रिपोर्ट दर्ज होती है 156(3) के माध्यम से सीआरपीसी के तहत, उसके आंकड़े बढ़ गए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी के कार्यकाल के दौरान जहां आंकड़ा 37% था, 33% था, वो अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में आते ही वो मात्र 16% रह गया और आज वो बढ़ के वापस से 33% हो गया। तो इससे ये साबित हो गया ना कि लोगों को थाने में जाने से, कोर्ट कब जाता है आदमी? कोर्ट तभी जाता है जब उसको थाने में उसकी शिकायत के पर सुना नहीं जाए, कार्रवाई नहीं जाए, तब मजबूरन कोर्ट जाता है। तो इससे साबित हो गया कि माननीय अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल के दौरान लोगों को थाने में जाने पे एफआईआर दर्ज होने से उनको उम्मीद थी न्याय मिलेगा, लेकिन आज उनको उम्मीद नहीं है। इसलिए वो कोर्ट में जाके 156(3) के माध्यम से इसका से दर्ज करा रहे हैं। इस तरीके से साबित होता है। एक चीज और बता दीजिए, फिर मैं योगेंद्र जोशी जी के पास आऊंगा। आपको नहीं लगता कि जो अनिवार्य एफआईआर व्यवस्था की जो नीति होती है उससे दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है? अनिवार्य एफआईआर कराने के नाम पे गलत मुकदमे भी दर्ज होने लगते हैं। देखिए एफआईआर जो होती है ना, वो प्रथम सूचना होती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी कोई शिकायत देता है, लेकिन शिकायत होने से ये साबित नहीं हो जाता है कि ये गलत है, ये सही है। उसके ऊपर जांच होती है, जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। तो इसमें दुरुपयोग की संभावना तो है ही नहीं, क्योंकि जो गलत है तो उसकी गलती सामने आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर जांच में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं आती है तो वो निर्दोष साबित होगा। ठीक है, ठीक है। योगेंद्र जोशी जी, आपका तो लंबा कार्यकाल रहा है सर,
मुझे आप बताइए कि क्या वाकई में राजस्थान पुलिस में ऐसी व्यवस्था है कि अभी कोई व्यक्ति पीड़ित या थाने में पहुंचता है तो क्या उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है? और ये जो सरकार ने, पिछली सरकार ने जो नियम निकाला था अनिवार्य एफआईआर नीति का, क्या उससे एफआईआर दर्ज होना शुरू हो गई थी? दूसरी बात ये, क्या आप सहमत हैं इस बात से जो प्रियदर्शी जी यहाँ पर कह रहे थे कि पहले थाने में घुसने से लोग डरते थे, उसके बाद में गहलोत सरकार आई तो उनका स्वागत होना शुरू हो गई? तमाम बातों से इत्तेफाक रखते हैं क्या आप? देखिए दीपक जी, मैंने 35-36 साल नौकरी की है और हर शासन को देखा है। भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे उससे पहले से, मतलब मथुरा दास वो माथुर साहब थे, उस समय से मैंने देखता आया हूँ। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि सरकारें बदलने के बाद कोई परिवर्तन आया हो, थाने में परिवर्तन आ गया हो और थाने ऐसे हो गए हो जो जिनका महिमा मंडन हम कर पा रहे हो, ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं। और जैसे अधिक एफआईआर दर्ज होने लगती है तो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि साहब हमारी फ्री एफआईआर है और इस वजह से अधिक दर्ज हो रही है। और अगर कम एफआईआर दर्ज हो जाती हैं तो कहते हैं कि देखो हमारे शासन में लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया है। तो इसका कोई मापदंड नहीं है, और मापदंड जो हम अपने प्रतिशत के माध्यम से बता रहे हैं ये हमारा प्रतिशत है। अगर इसको सही प्रतिशत देखा जाए और उसका आंकलन किया जाए तब मजा आता है। अब बात इतनी सी है कि कंप्लेंट्स की संख्या आप देखिए लाखों में है, और अगर उन कंप्लेंट्स के अंदर आप देखेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट्स हैं आज भी और पहले भी। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, मेरे पास तो उन एफआईआर कॉपियां भी थी जिनके अंदर एफआईआर दर्ज होनी थी और कंप्लेंट में दर्ज हो गई, और आज भी यही करते हैं। आज नया कानून लागू हो गया तो भी यही चल रहा है कि वहां जाइए आपको कंप्लेंट नंबर दे देंगे। अब उसमें है कि भाई 3-7 से 7 लाख में कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए, 14 दिन में डीवाईएसपी कह देगा जांच करानी है नहीं करानी, उसके बाद मुकदमा दर्ज करना है कि नहीं करना है। अब 0 एफआईआर, अरे भाई पहले भी था प्रावधान कि आप 0 एफआईआर दर्ज करेंगे। मैं तो ये मानता हूं कि इन सब बातों से कोई भी फर्क कहीं भी नहीं पड़ा है। अब कलकत्ता में देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई। अब आप वहां देख लीजिए बदलापुर, वहां एफआईआर ही दर्ज हुई कई दिनों बाद। तो एफआईआर दर्ज करना और न करना ये कोई राजनेताओं का परव्यू नहीं है, ये तो वहां की पुलिस है और पुलिसिंग का जो सिस्टम है। अब बताइए 8 महीने हुए कांग्रेस की सरकार गए हुए, 8 महीने में ये जो पुलिस वाले हैं ये निकम्मे हो गए, और 8 महीने पहले यही पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मैं कैसे समझ सकता हूं इस बात को? अब राजनीतिक उद्देश्यों से या राजनीतिक रूप से आप उन बिंदुओं को कैसे भी कह दें। अब कोई भी नेता अपने हिसाब से बैठे बैठे किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी करने में कोई वो थोड़ी। अब आप देखिए ममता बनर्जी ने कह दिया, उनने कहा हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी, अब वो सीएम है, गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, और कह दिया भाई अब ऐसा करो आप अब 15 दिन में सजा दिलवाओ। अब आप देखना दीपक जी, अब फिर कोई मुख्यमंत्री आएगा वो कहेगा 10 दिन में, फिर कहेगा 5 दिन में, और फिर एक दिन आएगा कि उसको आज ही फांसी पे चलाओ। पब्लिक तो कहने भी लग गई कि साहब इसको फांसी दो। अब मुझे बताओ उदयपुर वाले मामले में जो बातें चल रही थी, अब बाल न्यायालय का तो मामला है वो जो बच्चा पकड़ा गया है, और उसमें ये हुआ साहब फास्ट ट्रैक में चलाएंगे। अरे यार, बाल न्यायालय का जो एक्ट है उस एक्ट में ही प्रावधान नहीं है कि आप फास्ट ट्रैक करेंगे, पहले तो उसके अंदर चेंज करिए जो एक्ट है। तो मेरा सबमिशन यह है कि राजनेता कुछ भी कह सकते हैं, ये अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किसी भी चीज की कैसे भी अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल यह है, क्या अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई व्यक्ति पीड़ित पहुंचे तो वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहे तो उसकी दर्ज नहीं की जाएगी, और ये सरकार एक नियम निकाल दे कि ठीक है नहीं अनिवार्य कर दिया तो जाती है एफआईआर? तो ये बताओ साहब कि आज तक पिछली सरकारों में भी बता दीजिए, कोई ये बता दें आंकड़े कि साहब थाने में गया हो, एफआईआर दर्ज नहीं की हो, अगर एसपी ने कितनी दर्ज की है, कमिश्नर ने कितनी दर्ज की है, तो फिर कितने एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये आंकड़े बता दें। ये बता दें ना अगर आपने ऐसा किया तो। और 156(3) का जो मसला है, ये मसला तो कंप्लेंट दर्ज होती वो तो कम हो जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, भाई दीपक जी कुछ भी कहें, मैं तो थानों की स्थिति 8 महीने पहले वो देख रहा था,
5 साल पहले भी वही देख रहा हूं और आज भी वही देख रहा हूं। आज और कॉम्प्लिकेटेड, आप मुकदमा आसानी से दर्ज नहीं कर सकते जब तक कि किसी की सिफारिश नहीं हो, किसी की कोई बात नहीं हो, तब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता। और अब तो एक बहाना बन गया, नया एक्ट आ गया, उन्होंने कहा पहले कंप्लेंट दर्ज कर लो। अब कंप्लेंट तो पहले भी दर्ज होती थी पहले, और अब में क्या फर्क रह गया? ठीक है, राजेश चौधरी जी आपका भी स्वागत है, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, आप तीनों ही एडवोकेट हैं वैसे तो अब तो। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने डिमांड की है कि अनिवार्य एफआईआर की जो नीति थी उसको राजस्थान में जारी रखा जाए, और साथ में केंद्र सरकार से मांग करिए कि जो नजीर राजस्थान ने पेश की थी, जो मॉडल लागू किया था, उसको देश भर में लागू किया जाए। आपकी पहली प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगा। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं जो एफआईआर की बात हो रही है उसमें कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि साहब 37% वसुंधरा जी के समय थी, कोर्ट में इस तरह से पेश होते, हमारे समय 16% हुई। अभी जो वर्तमान में 1 जुलाई से आपने देखा पूरे भारतवर्ष में भारतीय न्याय संहिता, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो भारतीय न्याय संहिता के नाम पे आईपीसी को अब चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। और उसमें जो अमेंडमेंट है, जो जनता के हितकारी 2-3 जो पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इसमें पहले क्या होता था कि आप या तो थाने में जाओ और थाने वाले नहीं सुनवाई करे तो विद इन टाइम्स आप कोर्ट से इस्तीगासा पेश करो। अब क्या कर दिया, नई भारतीय न्याय संहिता में आप उस थाने की मेल आईडी पर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और विद इन 2 या 3 दिन के अंदर जाके परिवादी को साइन करने पड़ते हैं, और जिसकी सूचना परिवादी को उसके मोबाइल पे, उसकी ईमेल आईडी पे तुरंत मिलने लग गई है। तो नए कानून में किया बहुत अच्छा परिवर्तन कर दिया। और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि अब जितने भी ये अपराध होंगे, बड़े अपराध होंगे, जैसे अभी आपने देखा भाजपा थाने में भी कुछ कल एक आत्महत्या केस हुआ, उसमें भी बड़े जो 7 साल से ज्यादा सजा के अपराध होंगे, उन अपराधों में पुलिस को तुरंत मौके पे ही वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी, उसके बयान कराने पड़ेंगे, ताकि बाद में भविष्य में वो उन बयानों से मुक्त रहे भी नहीं और उससे वस्तुस्थिति का भी ध्यान रहे। इसलिए जो वर्तमान में जो पूरे देश में न्याय संहिता है, जो नए कानून लागू हुए, तीनों जो कानून लागू हुए, पूरे देश के हितकारी और जनता को न्याय, मतलब आपको ही लगता है राजेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके जो नए कानून है उसके मुताबिक, या उसमें जो नए प्रावधान उसके मुताबिक ये अनिवार्य एफआईआर नीति की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेल आईडी जो थाने की उस पर भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं अपनी? जी, मेरा ये है कि ये जो नए कानून है, उन कानूनों में ये एफआईआर, चूंकि कांग्रेस सरकार या जहां भी अभी अब हमारे जोशी जी ने भी बताया कि ममता सरकार ने जब एफआईआर दर्ज नहीं कराई, उस डॉक्टर महिला के संग रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करके एफआईआर दर्ज करानी पड़ी है। तो ये ऐसी जहां कांग्रेस समर्थित पार्टियां, वहां अपराधों की संख्या और थानों में दर्ज मुकदमों की यही स्थिति है। परंतु नई जो कानून है जो पूरे देश में लागू है, उसके अनुसार अब आप एफआईआर ऑन व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इंचार्ज के नंबर पे भी कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रियदर्शी जी से जवाब ले लेता हूं। प्रियदर्शी भटनागर जी, आपने सुना होगा, आप भी एडवोकेट हैं, राजेश चौधरी जी का कहना है कि नए कानून जो है उसके मुताबिक या उसके तहत जो प्रावधान रखे गए उसमें अब आपको जरूरत है ही नहीं। यदि आप नहीं जा पा रहे थाने, नहीं थाने में आपका स्वागत हो पा रहा, गहलोत सरकार के राज में जैसे स्वागत होता था, तो आप कोई बात नहीं, अब आप व्हाट्सएप कर दीजिए या आप मेल कर दीजिए, ये कह रहे हैं राजेश जी। देखिए, यहाँ आप और हम जो विषय है वो विषय ये है कि अनिवार्य रूप से एफआईआर आवश्यक है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका एक शब्द में आंसर क्यों नहीं देती, हाँ या ना? घुमा फिरा के क्यों बात करते हैं? माननीय अशोक गहलोत साहब ने पहली बार नहीं, जब उन्होंने एफआईआर को अनिवार्य रूप से लागू करने का नियम बनाया था, उस दौरान भी उन्होंने माननीय मोदी जी को पत्र लिख के और व्यक्तिगत तौर पर भी, सार्वजनिक तौर पर भी आग्रह किया था कि आप इस प्रणाली को पूरे देश के अंदर लागू कर दीजिए, जिससे दूध का दूध पानी हो जाएगा, ये सच्चाई हो जाएगी कि किस राज्य में किसमें क्या अपराध की दर क्या है। अगर आप सिर्फ अपराधों की संख्या है या अपराध को बढ़ना सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से मान रहे हैं, उस समय हमने ये जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इस प्रकार का माहौल बना रही थी कि अपराध बढ़ रहा है। लेकिन आज जब इनके पास खुद को ये साबित करने का भार आया, तो अब ये कहने लग गए कि ईमेल से भी होती है। हम ये थोड़ी नहीं कह रहे कि ईमेल से नहीं होती है, ईमेल से भी हो जाती है एफआईआर, पहले भी होती थी, अब भी हो रही है। लेकिन यह प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी एफआईआर को अनिवार्य रूप से लागू करने में इनको गुरेज क्या है, परहेज क्या है? हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। राजेश जी जवाब देना चाहिए। वो कह रहे कि अनिवार्य एफआईआर की नीति हमने शुरू की थी, उसको लागू करने में या उसको चालू रखने में क्या दिक्कत है? दीपक जी, कोई ऐसा आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुत जरूरी है एफआईआर, परंतु कांग्रेस सरकार में तो
अपराध होने के 2-2, 4-4 दिन बाद तक अब मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, परंतु वर्तमान न्याय संहिता के अनुसार यदि आप थाने पर भी नहीं जा पाते हैं ना, तो मेल आईडी से भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, परिवार दर्ज हो जाएगा, बाकायदा आपके मोबाइल नंबर जहां या ईमेल आईडी, वहां पे आपको मैसेज भी आ जाएगा कि इस अपराध की कौन तो आईओ इन्वेस्टिगेशन करेगा, आप किससे जाके मिल सकते हैं, और विद इन 2 डेज के अंदर जाके आप उस परिवार पे साइन भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो जाएगा। परंतु पूर्व कांग्रेस सरकार, जैसे इन्होंने प्रवक्ता महोदय ने कहा कि साहब अशोक गहलोत जी ने लेटर लिखा था, अरे जब तक कांग्रेस सरकार थी, केंद्र में भी थी, यहाँ क्या वो लेटर याद नहीं आया? पर फिर भी मोदी जी ने इस लेटर के आधार पे, या यूं कह सकते हैं पूरी देश की जनता के आधार पे ये कानून लाया है, जो जनता के हितकारी, जो अंग्रेजों का कानून था, अंग्रेजों का हितकारी था, वो उन सब कानूनों को चेंज करके और पूरे देश की जनता के अनुसार कानून बनाया है। और अब आप देखिए, इस पूरे कानून से अब एफआईआर ऑनलाइन भी हो पा रही है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। पहले भी कर सकते थे, अब भी कर रहे हैं, इसमें क्या है? योगेन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये अनिवार्य एफआईआर नीति की जरूरत है क्या? स्पेशली ऐसा कुछ नियम यदि सरकार इसको चालू रखे तो जरूरत है? अरे दीपक जी, मेरे को क्या हंसी आती है कि कोई भी राजनेता किसी भी तरह की बात बोलने से, कि मान लीजिए, नाम नहीं लेना चाहता आप, गहलोत साहब मान लीजिए बोलते ही रहे कि हमने फ्री एफआईआर कर दी, फ्री एफआईआर, तो इसका मतलब ये नहीं कि थानों में एफआईआर फ्री हो गई हो। मतलब कहने मात्र से क्या होता है, जो धरातल पर जो प्रक्रिया थी, उस धरातल की प्रक्रिया को तो देखो ना भाई। अब ये कह रहे हैं कि ये मॉडल पूरे देश में लागू करो। अब अगर प्रधानमंत्री इस चीज को कहें कि साहब फ्री एफआईआर लागू कर दी जाए, तो अशोक गहलोत साहब कहेंगे कि मेरे कहने से की है। मतलब स्थिति ये है, तो ये कहलाना चाह रहे हैं कि भाई फ्री एफआईआर करो। अब जैसे ममता जी को कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने क्या कहा, ये 1 महीने में 6 महीने में सजा का तो है, अपन क्या करते हैं, अब इसको 15 दिन में लेके आओ। तो उन्होंने कहा साहब 15 दिन में सजा देने का प्रावधान करो और उसकी व्यवस्था करो। अरे भाई, न्यायालय बनाने का काम राज्य सरकारों का है, वहां व्यवस्था करने का काम राज्य सरकारों का है, वहां मजिस्ट्रेट नियुक्ति का काम राज्य सरकारों का है, फास्ट ट्रैक कोर्ट राज्य सरकार बनाती है। अरे केंद्र सरकार का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप करो, अगर कोई ऐसी बात हो जिससे पूरे देश में कोई फर्क पड़ रहा हो, फर्क पड़ रहा था, वो न्याय जो संहिता है नई वाली, वो लागू करने से फर्क पड़ा है। अगर आप समझदार लोग हैं तो वो डायरेक्ट वहां थाने पर नहीं जाके कंप्लेंट मेल के माध्यम से कर देंगे, और थाने पे जाते हैं, नहीं जाते हैं तो थाने से एसपी के पास जाएं, कलेक्टर के पास जाएं, कहीं जाएं। लेकिन अब ये एक बात तो हो गई कि भाई वो अगर नेट के माध्यम से अगर दर्ज कराता है तो पुलिस के पास पहुंचेगी, उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि उसको 3 दिन में उसको हाँ या ना का बताना पड़ेगा, और 14 दिन में उसकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी या ये कारण बताना पड़ेगा। तो अब कुछ परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इसमें फ्री, वो ये कहें इस कानून को लागू करने के बाद भी कि साहब ये काम और करे प्रधानमंत्री कि ये बोले फ्री एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो, तो बात ये हो कि साहब गहलोत साहब ने जो सजेशन दिया वो बात पूरे देश में लागू हो गई, और इसलिए जो है अब कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। तो ये जो राजनीतिक शगुफा है, बिल्कुल, ये जो मैं तो जब भी इस तरह की चीज सुनता हूं तो मुझे मेरी पुलिसिंग यही, मैं जयपुर में 6 थानों में थानेदार रह लिया, मेरे को तो कभी पता नहीं चला कि साहब किसी मुख्यमंत्री ने उस समय ये कह दिया हो तो थाने के अंदर कोई विशेष परिवर्तन आ गया हो। स्वागत करना शुरू हो गया था क्या? स्वागत कक्ष आज से है क्या? स्वागत कक्ष बने हुए कितने साल हो गए? आप देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, जब वो ज्ञान प्रकाश पिलानिया थे उस समय के स्वागत कक्ष है, जहां अर्जेंट इमरजेंसी, तो क्या किया, कई थानों में तो अगर बाथरूम खाली पड़े थे तो उसमें बाहर स्वागत कक्ष लगा दिया, बाथरूम में ही, लेटरिन, मतलब छोटा सा एक कचरा रखने का सामान था उसमें लिख दिया स्वागत कक्ष, फर्नीचर नहीं, जगह नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो जिस तरह की शगुफे खुलते हैं, तो ये मत समझिए पुलिस वाले भी कम नहीं है। अब ज्ञान प्रकाश पिलानिया ने शिकायत पेटियां लगा दी। अब आप बताओ मुझे कि थाने के बाहर शिकायत पेटी, हे भगवान, जब ये चीजें आई बाहर, मैंने कहा ज्ञान बाहर शिकायत पेटी लगा दी साहब। अरे थाने में शिकायत करने जाओगे कि थाने के बाहर शिकायत पेटी लटकाओगे? ठीक है, स्थिति इतनी खराब है
कि जो जिसके जस्ती है उस तरह का इस पुलिस को मतलब जोकर की तरह पुलिस को काम में लेने का प्रयास करते हैं। ठीक और है। पुलिस जो है उस गधे की तरह है, जैसे धोबी का गधा नहीं होता जो चाहे जो कान मरोड़ दे, इसी तरह की पुलिस है। पुलिस वाले कुछ बोलते नहीं है। प्रियदर्शी जी, शगुफा कुल मिलाकर देखिए सब लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं इस अनिवार्य एफआईआर नीति को, आप क्या कहेंगे? क्योंकि स्वागत जिस स्वागत कक्ष की बात आपने की थी उसकी हकीकत तो योगेंद्र जोशी जी ने साथ में रख दी है। देखिए, हो सकता है मां जोशी साहब ने के नजर में ऐसे स्वागत कक्ष आए हों, लेकिन आपके सामने, हमारे सामने, पूरे प्रदेश के सामने क्या ये स्थिति है? क्या वास्तविकता के अंदर जो स्वागत केंद्र हैं और टॉयलेटों के ऊपर स्वागत के कक्ष का बोर्ड लगा हुआ है? मैं इसको नहीं मान सकता, ना इसको स्वीकार कर, ना इसको मैं स्वीकार कर। चालू किया था, नहीं, मैं आदरणीय आपके लिए कुछ नहीं कह रहा, पर मैं आपकी बात, स्वागत कक्ष बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन पहले नहीं थे ये जब लागू किया था ना, तब नहीं थे। ये मैं तो 2005 की बात कर रहा हूं। इसके पीछे आपको पार्टी की विचारधारा की, माननीय अशोक गहलोत साहब की और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उससे भान होता है कि वो ये चाहते थे जनता को न्याय मिले। कोई थाने में जो जाता है उसको वहां पर एक डर का माहौल नहीं मिले, उसको सबसे पहले ये लगे कि हमारे लिए इस सरकार ने स्वागत केंद्र बनाया है, हमारी बात वहां पर ध्यान पूर्वक और सम्मान के साथ में सुनी जाएगी। हमारा प्रयास था जनता के बीच में ये मैसेज देना और पुलिस के प्रति जो भय है उसको खत्म करना। हम उसमें सफल रहे। देख लीजिए, अगर हम उसमें सफल नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद में वो बंद करती थी स्वागत कक्ष। क्यों बंद नहीं किया? क्योंकि उनको लगा इसकी उपयोगिता है। अच्छा, चलिए मुझे ही बता दीजिए प्रियदर्शी जी, कैसे सफल हुए आप? आंकड़ा बढ़ा इसलिए सफल हो गए आप? एफआईआर का आंकड़ा बढ़ा इसलिए सफल हो गए? हम बिल्कुल, मैं आपकी बात का बता रहा हूं ना, हम इसलिए सफल हुए, हम इसलिए सफल मान रहे हैं क्योंकि हमने कोई एक सिस्टम डेवलप किया। उस सिस्टम के डेवलपमेंट इसी चीज से देखा जाता है कि सरकार बदलने के बावजूद भी उसको आज ऐसी स्थिति, ऐसा दबावपूर्ण स्थिति है कि आज राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति को बरकरार रखी हुई है। इससे यह साबित होता है कि वो जनता के हित की मानी जा रही है। अच्छा, एक बार सर, मैं समझ नहीं पाया किस चीज को बरकरार रखा हुआ है कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने? देखिए, मैं आपको दोनों चीजें समझा देता हूं। हाँ। सबसे पहली चीज, हमारी दृष्टि के अंदर जो अनिवार्य रूप से जो एफआईआर है वो जनता के हित के लिए थी और हम उससे ये मानते हैं इससे जनता को अपनी बात, अपनी समस्या के समाधान के लिए थाने में जाने के लिए उनको सुविधा मिली। एक तो पहली चीज तो ये है। अब दूसरी चीज हम ये ऐसे समझा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के राज के अंदर जो स्वागत केंद्र और जो स्वागत कक्ष स्थापित किए गए थे वो आज भी बरकरार हैं। इससे यह साबित होता है कि उनकी उपयोगिता जो है, उपयोगिता और महत्व बरकरार है। सर, आप एक चीज बताइए, अभी तो ये तो योगेंद्र जोशी जी करें कि 2005 के दौर में शुरू कर दिया गया था। ये तो बहुत पुराने स्वागत कक्ष खुले हुए। और दूसरी बात ये थी बीजेपी उसे बंद कर देती। ऐसे तो बिना पुलिस का स्लोगन भी है, आम जन में विश्वास है और अपराधियों में भय। तो हमेशा से पुलिस का ये स्लोगन रहा है कि आम जन के अंदर विश्वास लिया जाता है, लेकिन हमने उसको विश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया जिसके अंदर सफल हुए हैं। हमने इस विश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया है। प्रियदर्शी जी, कल यदि आप ये स्वागत कक्ष बंद कर देते तो आप वही तख्ती हाथ में लेकर कांग्रेस पार्टी कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करना शुरू कर देती कि साहब आपने हमारी योजना को बंद कर दिया। उसका जवाब तो बीजेपी को, जनता को देना पड़ता ना। अगर ये बंद करते तो उसका जवाब दे तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है, फिर वो जनता को जवाब देती। चलिए ठीक है, मैं राजेश चौधरी जी से जवाब लेता हूँ। राजेश चौधरी जी, आपने स्वागत कक्ष तो बंद नहीं किया, उसे तो बरकरार रखा था, लेकिन आपने अनिवार्य एफआईआर नीति को बंद कर दिया, उसे जारी नहीं रखा। उसको करो, कब जारी कर रहे हैं आप? दीपक जी, कांग्रेसी प्रवक्ता ने सही कह रहे हैं कि इन्होंने आदर्श वो स्वागत द्वार बनाए, परंतु स्वागत द्वार बनाए इन्होंने अपराधियों के लिए, पेपर लीक जो नौकरियां खा गए उनके लिए, भ्रष्टाचार के लिए। आप देखिए पिछली कांग्रेस सरकार में अपराधियों जो अपराध केसेस हैं उसमें सबसे टॉप पे आ गया था पूरे हिंदुस्तान में। अगर महिलाओं के संग बलात्कार, बच्चों संग रेप, युवाओं की नौकरी खा गए, अगर पूरी राजस्थान की जनता का ट्रस्ट लॉ एंड ऑर्डर से थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरे राजस्थान में कहीं नहीं दिखा। अशोक गहलोत सरकार ने स्वागतदार हर थाने में बनवाए, लेकिन बनवाए किसके लिए? अपराधियों के लिए। जनता में तो इन्होंने बिल्कुल काम ही नहीं किया, इसीलिए तो जनता ने इनको नकार दिया। अब जहां तक अपराधी जाते हैं क्या एफआईआर दर्ज कराने? चौधरी साहब, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप सुन लीजिए। अब इन्होंने कहा सब अनिवार्य जो एफआईआर है वो बीजेपी सरकार ने बंद कर दी। बंद नहीं करी, हमने उसका फ्लूट किया। बिल्कुल नई भारतीय न्याय संहिता जब पूरे देश में लागू हुई है
उसके आधार पे आप एफआईआर थाने जाने की जरूरत ही नहीं है, आप मेल से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हो, व्हाट्सएप से करा सकते हो। और जहां तक एफआईआर, जैसे ही आप एफआईआर या मेल करेंगे, 0 एफआईआर पूरे देश में आप कहीं दर्ज करा सकते हैं, उसके बाद में संबंधित थाने वो एफआईआर चली जाएगी और विद इन 2 डेज के अंदर जाके परिवादी को अपना साइन हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे पास वक्त की कमी है। मैं एक बार योगेंद्र जोशी जी के पास जाऊंगा। जी योगेंद्र जी, मुझे ये बता दीजिए कि प्रियदर्शी भटनागर जी ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा वर्ड टू वर्ड तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनका कहने का पूरा मजमून ये था कि जो लोग थे वो थाने जाने में गुरेज करते थे, डरते थे, लेकिन स्वागत कक्ष बना तो उसके बाद में लोगों में थाने में जाने में उतना गुरेज नहीं था। तो सिर्फ स्वागत कक्ष बना देने से क्या वाकई में लोगों के अंदर की जो पुलिस का डर होता है वो खत्म हो जाता है क्या? अरे भाई दीपक जी, अगर ये दोनों प्रवक्ता मेरे साथ कभी भी चलना चाहें तो स्वागत है, मैं ले चलूंगा मेरी गाड़ी में, और आपका कितना स्वागत होगा थाने में ये आप अपनी आंखों से देख लेना। बस भेष जरूर बदलना पड़ेगा, लेकिन मैं इसी जयपुर में आपको, आप कहेंगे जिस थाने पे ले जाऊंगा, अगर आपको किसी स्वागत कक्ष में बिठा करके पानी भी पिला दे तो आप वहीं मेरे जूते मारना, और बोलो इससे ज्यादा क्या चाहते हो। ये मैंने यहाँ नौकरी की और अभी भी देख रहा हूँ वहां कौन बिठाता है और कहाँ बिठाता है। बेचारे बाहर बैठे रहते हैं मुड्डियां टूटे लोहे की बेंचों पे। आदर्श नगर थाने में जाके देख लीजिए, 3 शेड के नीचे बैठते हैं। मैं चला जाऊंगा तो मुझे अंदर कहेंगे स्वागत कक्ष में बैठो। आम नागरिक तो बाहर बैठा रहता है, और वो जो दान पुण्य में मिलती है ना बेंचें सीमेंट की, वो लगी हुई है, जाके देखिए। मेरे से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अगर आप कहते हैं कि थानों में परिवर्तन आ गया है तो ये आपका अपना है कि अपनी सरकार है, बोलते रहें, लेकिन अगर थानों में अंदर क्या है अगर आपको चल के देखना हो तो बिल्कुल जब चाहे जब दिखा सकता हूँ। अभी मेरे को कईयों ने कही थी पहले कि गश्त की गाड़ियां क्या करती हैं, मैं बता दूंगा गश्त की गाड़ियां कहाँ डोलती हैं, रात में आपको किस होटल के बाहर खड़ी मिलेंगी, ठीक है, किस ढाबे के बाहर मिलेंगी, वो सब मैं बता दूंगा, लेकिन दम होना चाहिए मेरे साथ चलने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत वक्त की कमी है। योगेंद्र जोशी जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, साथ में प्रियदर्शी भटनागर जी और राजेश चौधरी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए ये एक तरीके से वो जिन है जो बोतल से फिर से बाहर आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग उठा डाली है, अनिवार्य एफआईआर की नीति को जारी रखा जाए राजस्थान के भीतर, और देश भर में इसको मॉडल के तौर पर नजीर मानते हुए लागू कर दिया जाए। बातें हालांकि योगेंद्र जोशी जी मेरे साथ जुड़े थे, उनको ये तमाम बातें सिर्फ शगुफा लगती है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए।